बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है आपका, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से पहला चैप्टर जो है उसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे कि वर्ड ही आपको बता रहा है बच्चों, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रो वर्ड या फिर ये कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रम, एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन से आगे चल के बना क्या, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ग्रीक के कुछ बुद्धिजीवी थे, 7 लोग मिलके थे। ठीक है, उन्होंने उनमें से एक ने जो है इसके बारे में सबसे पहले बताया और एक को अंबर वर्ड दिया। ये क्या है, एक पेड़ की छाल होती है, रेसिन ऑफ अ ट्री। ठीक है, रेसिन ऑफ अ ट्री, उसको क्या बोला गया, अंबर। ठीक, इस अंबर का जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक में क्या बोलते हैं इसको, इसका अंबर का ग्रीक वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन से पहले आया इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। और उसी इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रो वर्ड आया हमारा इलेक्ट्रो। ठीक, स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों रेस्ट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, चार्ज। जो चार्ज है ना, उस चार्ज का नाम ही है इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। जो पहला वर्ड है चार्ज, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी स्टडी ऑफ चार्ज, हम लोग क्या करते हैं इसमें, स्टडी ऑफ चार्ज। और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। जब चार्ज क्या हो बच्चों, चार्ज कैसा हो, स्टैटिक हो, तो उसकी स्टडी करते हैं हम लोग फिजिक्स के जिस ब्रांच में, या ये कह लीजिए जिस यूनिट में, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, अंबर के लिए ग्रीक वर्ड का यूज किया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। उसी से पहली बार हमारे सामने क्या आया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। उसी से हमारे सामने पहली बार क्या आया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट। उन्होंने लगभग मान के चलिए बच्चों 600 बीसी में, 600 बीसी में विलियम गिलबर्ट, क्या डब्ल्यू गिलबर्ट बोला जाता है उनको, जनरली विलियम गिलबर्ट नाम था पूरा। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इस अंबर के बारे में बताया, इस अंबर के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि अगर इस अंबर को रब किया जाए तो ये छोटे छोटे फर को, फर मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे रुई समझते हम लोग, कॉटन। ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़े को इसने अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये बोला गया कि, तो फिर गिलबर्ट ने ये कहा कि जो ये फोर्स लग रहा है, जैसे अंबर को रब करने के बाद वो जो छोटे छोटे पीछे, हालांकि मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को भी उसने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बच्चों। तो उन्होंने कहा कि कोई तो ऐसा फोर्स है जो ये काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात श्योर की कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, यानी कि ग्रेविटी वाला ये फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो ये कुछ और फोर्स है जिसको बाद में बोला गया इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला गया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसके बारे में पूरी तरीके से इन जो भी फोर्सेज है, इस फोर्स के बारे में जो स्टडी किया वो किया कुलम ने। किसने किया, कुलम ने। तो आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कुलम्स लॉ। ठीक है, उससे भी आगे चल के फिर आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी फोर्सेस थे, जो भी चीजें थी, इनको 4 इक्वेशंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 इक्वेशंस में। तो ऐसे समझिए जैसे न्यूटन, जैसे मैकेनिक्स पढ़ने के लिए न्यूटन का लॉ इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूटन के लॉ है मैकेनिक्स को समझने के लिए जरूरी है, वैसे ही पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म दोनों को समझने के लिए मैक्सवेल की वो 4 इक्वेशंस थी जो हमारे लिए सबसे जरूरी है बच्चों। ठीक है, खैर उसके बारे में हमको यहाँ पे बातचीत नहीं करनी, ये बात समझिएगा। ठीक है, तो उसके बाद से गिलबर्ट के बाद, गिलबर्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए बच्चों, तो एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था ड्यूफे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सिल्क को, कैट फर को, यानी कि बिल्ली की खाल को जो है उसको लेकर के रब किया जाए ग्लास रॉड से, तो फोर्स से फील होना स्टार्ट हुआ। यानी एक पे पॉजिटिव आया और एक पे निगेटिव आया, एक पे पॉजिटिव आया और एक पे निगेटिव आया। ये बात समझिएगा बात। ठीक है बच्चों, तो एक मेटल जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है कैसे, जब हम उसे कैट फर से या फिर सिल्क से जब उसको रब करते हैं। ठीक, तो जाने समझिए इस बात को, हम लोग क्या कर रहे हैं, रब यानी एक तरीके का क्या है बच्चों, फ्रिक्शन। एक तरीके का क्या है, फ्रिक्शन। इसीलिए इसका नाम आगे चल के दिया गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आगे चल के इसको क्या बोला गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, ठीक,
अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले बात आती है चार्ज क्या है। चार्ज क्या है, सबसे पहले चार्ज, बच्चे कई बार सोचते हैं चार्ज क्या है, तो जैसे समझिए मास क्या है, किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब किसी भी परिस्थिति में वो बदलती नहीं है। मास अगर किसी का है तो मास है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। वैसे ही बच्चों चार्ज होता है। चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी। चार्ज इज समथिंग, चार्ज कुछ ऐसा है जो एक बॉडी के पास होता है, वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। तो चार्ज समझ में आ रहा है क्या। चार्ज क्या है, एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है यानी हर परिस्थिति में रहने वाली प्रॉपर्टी है, ये कभी चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले चार्ज से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक, ये बात याद रखेंगे। अब इसके पहले जो इसके बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते बच्चों, एक विलियम गिलबर्ट का नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद से एक आप लोग डूफे का नाम याद रखिएगा, और फिर मैक्सवेल का नाम याद रखिएगा। बहुत आगे चल के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बच्चों फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, एक इन्वेंटर थे। उन्होंने आने के बाद एक चीज, इस बात को जो है बहुत क्लियर किया इस बात को। जैसे स्टार्टिंग में क्या था बच्चों की, जब रब किया गया तो ये पता नहीं था किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव, ठीक। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रब करने के बाद, यानी कि सिल्क को या फिर आप कह लीजिए कि कैडफर को रब करने के बाद ग्लास रॉड से उन्होंने कहा कि जो है ग्लास रॉड जो होगी वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और जो सिल्क है या फर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जा रही है। ये बात पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे आया है समझ में आ रहा है। ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, क्या है, ग्रीक वर्ड है। किसका ग्रीक वर्ड है, अंबर का। अंबर क्या होती है, एक ट्री की रेसिन है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये सबसे पहले ग्रीक के 7 बुद्धिजीवी कहे जाते हैं बच्चों, उनमें से एक ने इसके बारे में बताया, और ठीक है, एक बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद तरह तरह से इस पे चीजें आई, फ्लूइड थियोरी आई, टू फ्लूइड थ्योरी आई, एक किसने दी, डूफे ने टू फ्लूइड थ्योरी बताई। फिर सिंगल फ्लूइड थियोरी आई कि एक में पॉजिटिव फिल किया गया, एक में नेगेटिव फिल किया गया। ये सारी बातें इतिहास में चलती रही बच्चों, ठीक है। लेकिन आगे चल के जो है इलेक्ट्रॉन, ये तो बता दिया गया कि एक चार्ज है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो इसके लिए किया गया बच्चों मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या किया बच्चों, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो याद रखिएगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को पता लगाने के लिए किया गया, ठीक है। क्या पता लगाने के लिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता लगाने के लिए किया गया। और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था उसमें सबसे पहला था बच्चों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको अभी आगे बताया जाएगा। और उसके बाद से पॉजिटिवली जो चार्ज था उसको उन्होंने प्रोटॉन बोला गया, उसको आगे चल के प्रोटॉन बोला गया। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट 2 बातों के लिए आता है, इस पे अक्सर ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आपकी 12th की बात स्टार्ट होती है बच्चों। इसके पहले तो हिस्ट्री थी, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए, मिलिकन ऑयल पे जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, ठीक है, गौर कीजिएगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में पता लगाया बच्चों, और उसके बाद से इन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे काम किया। किस पे काम किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा किस पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे रिलेटेड है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। ये सब क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है बात बच्चों, चार्ज क्या है, ये याद रखेंगे, चार्ज क्या है, ठीक है। चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी। आप एक लाइन इसको लिख सकते हैं, चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी। इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सबसे बेसिक जो चार्ज था, सबसे बेसिक चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझिएगा बच्चों, सबसे बेसिक चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया गया, इस पे निगेटिव साइन दिया गया, और इसके चार्ज की वैल्यू थी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक सी क्या है, कूलम। कूलम क्या है, इसकी यूनिट है, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बच्चों याद रखिएगा 9.1 इंटू
10⁻31 kg, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे ऑब्वियस है बच्चों, हर बॉडी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहती है, तो अगर उतना उसके पास नेगेटिव है तो उतना ही उसके पास पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके न्यूट्रल होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज था उसको बोला गया बच्चों प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे जो चार्ज था ठीक इतना ही था, लेकिन वो कैसा था, पॉजिटिव था, तो यानी कि प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या ये बात क्लियर है? और मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखा जाए, ये आपका हो गया बच्चों चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.27 इंटू 10⁻27। बच्चों ये 0.27 है, 0.67 भी होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये सब बुक में आपको चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग नोट करेंगे, चार्ज, ठीक है। अच्छा, और ध्यान रखिएगा बच्चों, चार्ज की ये तो एसआई यूनिट है, चार्ज की और भी यूनिट होती है, एक होती है ईएसयू, एक होती है ईएमयू, एक होती है ईएसयू और एक होती है ईएमयू। ध्यान से बस लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ईएसयू इसको पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्या पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। हाँ या ना, क्या ये बातें सबको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये ईएसयू जो है ये इसकी सीजीएस यूनिट है, चार्ज की सीजीएस यूनिट है। क्या बच्चों, सीजीएस यूनिट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ईएसयू क्या है, चार्ज की सीजीएस यूनिट है, ठीक है। और ईएमयू, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ईएसयू इसकी सीजीएस यूनिट है, ईएमयू उसकी भी यूनिट कहलाती है। जनरली एक कन्वर्जन है, एक मतलब जैसे आप लोग नहीं कहते सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर सेंटीमीटर में, तो इस तरीके का एक कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, सीजीएस यूनिट याद रखिएगा, क्या है, ईएसयू, ठीक है। ईएसयू को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आ रही है, चार्ज क्या है, चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी। चार्ज कुछ ऐसा है जो एक बॉडी के द्वारा कंटेन किया जाता है अपने पास, ठीक है। एक बात आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो चार्ज की इतनी बातें सबको क्लियर है, क्या है, कहाँ से आया चार्ज, अंबर है, अंबर का ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, उसी से हमको बोला गया, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया, चार्ज बोला गया, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, इसके बारे में किसने बताया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। कैसे पता चला, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसके बारे में हमको जानकारी मिली बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक कन्वर्जन है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻9 ईएसयू होता है बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग स्टैट कूलम भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोला जाता है बच्चों, याद रखिएगा। चार्ज के 3-4 यूनिट हो गए, देखिए कूलम, सीजीएस तो यही है, स्टैट कूलम, क्या है, स्टैट कूलम, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻9 ईएसयू, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बात क्लियर है सबको कि चार्ज पॉजिटिव हो गया, चार्ज नेगेटिव हो गया, उसकी वैल्यूज कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात आती है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको इंटरेस्ट आने लगेगा बच्चों। शुरुआत में कुछ हिस्ट्री की चीजें होती हैं तो केवल बच्चे उसको पसंद नहीं करते, पर यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी, चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। चार्ज की इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। वैसे ही प्रोटॉन का आपको बताया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीजीएस यूनिट कितनी होती है, ईएसयू में, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। एक चार्ज की एक और यूनिट होती है जिसका नाम है फ्रैंकलिन, ईएमयू भी मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान रखिएगा सारी बातें, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन मास, चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन मास, चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन मास। याद रखिएगा बच्चों, चार्ज क्या होती है, मास पे डिपेंड करती है। चार्ज जो है वो क्या है, मास पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि अगर कोई हैवी बॉडी है तो उसके पास चार्ज की कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसके पास चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट करता है, नहीं। बिना मास के, अगर कहीं मास है तो चार्ज होगा, लेकिन अगर कहीं मास है, ठीक है, तो वहां चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है। दो बातें बच्चों, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बच्चे, क्यू से।
चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। कहने का मतलब अगर कोई हैवी बॉडी है तो उसके पास चार्ज को कंटेन करने की क्षमता ज्यादा होगी, या ये कह सकते हो कि उसके पास चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर कहीं पे चार्ज है तो मास होगा, लेकिन अगर कहीं मास है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर कहीं मास है तो वहां पे चार्ज मे और मे नॉट भी। अगर कहीं पे मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं चार्ज है, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल बच्चों न्यूट्रॉन, याद रखिएगा न्यूट्रॉन के पास क्या है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है लेकिन मास है। इसका मतलब इसके पास मास है और चार्ज नहीं है। बाकी कहीं भी आप देखेंगे अगर चार्ज होगा तो मास जरूर होगा। दोनों बातें क्लियर है, मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर चार्ज है तो मास 100% होगा बच्चों। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो मास पे डिपेंडेंट होता है चार्ज, ये बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसको क्षमता होती है उसके पास ज्यादा वो करने की। ठीक है, चलिए बच्चों, दूसरा है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बच्चों, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है वो कंजर्व होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या, कोई भी चीज कंजर्व्ड होने का क्या मतलब है बच्चों, कि चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, कंजर्व रहती है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी लेकिन वही बनी रहेगी, उसकी स्थिति वही बनी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, तो क्या कह सकते हैं, चार्ज इज नॉट क्रिएटेड, चार्ज इज नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज केवल क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। आ जाएगा बच्चों, चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। किसी बॉडी के पास चार्ज पहले से है, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया, तो ये कहा जाता है बच्चों, किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो आप लोग क्या कहते हो, इस पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया तो इस पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते होंगे ना केमिस्ट्री में, जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl, तो आपने एक चार्ज इससे दे दिया तो इस पे प्लस आ जाता होगा और इस पे आपने देखा होगा नेगेटिव आ जाता होगा। तो ये क्या बता रहा है, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है किसी पे, इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और अगर नेगेटिवली चार्ज कोई बॉडी है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बच्चों, गेन किया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफरेबल। ठीक, चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बात निश्चित है बच्चों, चाहे कैसे भी ट्रांसफर करो, टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है। इसी को बोलते हैं कंजर्व करना, इसी को बोलते हैं कंजर्व। जैसे मान लीजिए एक बकेट में आपके पास पानी है, ठीक, आपने क्या किया, 3-4 पॉट ले आए और सब में आपने फिल कर दिया, तो आपने चार्ज को क्या कर दिया, ट्रांसफर तो कर दिया। वाटर को समझिए चार्ज है, तो चार्ज आपने ट्रांसफर किया, लेकिन अगर सबको फिर से मिलाओगे तो जितना बकेट में वाटर पहले से था उतना ही फिर से होगा, हाँ या ना, क्या उतना ही पर फिर से पानी हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है बात, इसका मतलब इसी को बोलते हैं कंजर्व करना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्व करना। तो चार्ज इज कंजर्व, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी है एक और एक दूसरी बॉडी है, फिर से एक बार समझते हैं बच्चों, अगर आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, मान लीजिए 1 2 3 4 पॉजिटिव है, तो इस पे 4 ही निगेटिव आएगा। कहने का मतलब इससे निकल के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, कितने गए, 4 गए, तो 4 इस पे निगेटिव चार्ज हो गया और 4 ही इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे बच्चों, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसके बाद है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसके बाद है बच्चों, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे +2 कूलम है, -3 कूलम है, +4 कूलम है। ठीक है, मैंने कहा टोटल चार्ज बताओ, तो एडिटिव नेचर का मतलब होता है बच्चों विद साइन, विद साइन अलजेब्रिक सम कर दीजिए। क्या करिए, अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो इस पे टोटल चार्ज अगर मैं क्यू मान लूँ तो देखिए +2 है, -3 है और +4 है। ठीक है, ये कितना जाएगा, +3, हाँ या ना, यही कहा जा रहा है। चार्ज क्या करती है, एडिटिव इन नेचर है। चार्ज क्या है, एडिटिव इन नेचर है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों इसमें,
एडिटिव नेचर वाले पे सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। अगर बॉडी कोई आइडेंटिकल है, क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है, सेम शेप और साइज की है, सेम मटेरियल की भी है, तो चार्ज जो है हमेशा इक्वली इक्वल हो जाता है दोनों पे। कहने का मतलब आइडेंटिकल है, शेप सेम है, आइडेंटिकल का मतलब यही होता है बच्चों कि शेप भी सेम होगा, ज्योमेट्री, आइडेंटिकल का मतलब ये क्या, ज्योमेट्री से लेकर के हर चीज सेम होना, इसीलिए एक ही वर्ड बोल दिया जाता है क्या, आइडेंटिकल है। दो आइडेंटिकल बॉडीज है, साइज वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, तो ये कहा जाता है कि चार्ज जो है वो दोनों पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे, इस बात को जरा समझिए, ठीक है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए बच्चों एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, बिल्कुल सिमिलर है ए और बी पे, ठीक। इस पे मान लीजिए प्लस का 4 कूलम है और इस पे माइनस का 1 कूलम है। मैंने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों को आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब इसको अलग अलग फिर से बताओ, अब दोनों पे चार्ज कितना है, ठीक। सिमिलर और आइडेंटिकल बॉडीज है, तो दोनों पे चार्ज अब कितनी होगी, तो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आप नेट चार्ज निकालोगे। दोनों को जैसे ही कनेक्ट करोगे क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, तो दोनों मिलके सबसे पहले एडिटिव नेचर को फॉलो करेंगे। एडिटिव नेचर क्या कहती है कि +4 -1, तो +4 -1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 का हाफ करेंगे, अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो, अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो, सेम है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इन दोनों पे कितनी होगी, इस 3 का हाफ, इस 3 का हाफ यानी 3/2, यानी 3/2 कूलम इस पे भी रहेगी और 3/2 कूलम इस पे भी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर आइडेंटिकल बॉडीज है बच्चों, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडिटिव नेचर पहले लगाइएगा, नेट चार्ज निकालिएगा, फिर उसका हाफ कीजिएगा और दोनों बॉडी पे बांट दीजिएगा। अगर मान लीजिए 3 होती है, ऐसी 3 आइडेंटिकल बॉडीज होती तो तीनों पे बढ़ती, ठीक। पर ये ध्यान रहे, जो आपस में टच कराई जाती हैं उन पे ही ये बढ़ती हैं, मतलब जिन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट किया और फिर से आपने दूर कर दिया, उनको ही आपस में आप, उन पे ही चार्ज आपस में बढ़ता है बच्चों, किसी तीसरे पे नहीं। जिससे टच करा के दूर करोगे, जिससे आप कनेक्ट करके दूर करोगे, उसी पे बॉडी पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ में आ पा रही है बात, ठीक। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है सबको बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। तो ये बात सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है बच्चों आपका चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो सबसे पहले एक टर्म समझते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज्ड होता है चार्ज इज, क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्या कह सकते हो बच्चों, चार्ज इज, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्या है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्वांट समझिए क्या होता है। देखिए बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका सबसे छोटा पार्टिकल, कोई भी चीज अगर बनाई जाती हो कभी भी, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, अगर आपको इसको बनाना है तो इसका सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा, इस मार्कर का क्वांट कहलाता है, इस मार्कर का क्वांट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि बात हो रही है चार्ज की, तो चार्ज का क्वांट क्या होता है, चार्ज का क्वांट होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा क्या बोला जा रहा है, चार्ज का क्वांट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे छोटा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। नेचुरली ये सबसे छोटा चार्ज है, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं क्वांट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इस मार्कर को अगर बनाना है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्वांट आपको पता है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो हर बार एक क्वांट ऐड करोगे। अगर इसको पूरा बनाना हो तो एक बार सबसे छोटा पार्टिकल, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा। क्या उस छोटे से और छोटा क्या आ सकता है, नहीं ना। सबसे स्मॉल पार्टिकल तो आपने चुन लिया ना, उसी को क्वांट बोला, उससे छोटा कर नहीं सकते। जैसे चार्ज के मामले में सबसे छोटा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांट। ध्यान रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांट बोलते हैं। तो याद करिए, ठीक है, गौर कीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांट बोलते हैं, हाँ या ना। यानी अगर किसी बॉडी पे आप दोगे तो सबसे छोटा चार्ज क्या दोगे, सबसे छोटा चार्ज क्या दोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक। या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, क्योंकि उससे भाई हाफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया, हाफ इलेक्ट्रॉन अगर आप बोलते हो कि मैं आधा इलेक्ट्रॉन दूंगा, यार सबसे छोटा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन ही था, उससे छोटा उसको तुम कर नहीं सकते, उसके छोटा आप लोग अगर कर नहीं सकते उस चीज को, तो फिर उससे छोटा आप दे कैसे सकते हो उसको।
समझिए बात को क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल फॉर्म में होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लीजिए मैंने 2 दे दिया, मैंने 3 दे दिया, मैंने 4 दे दिया, तो किसी बॉडी पे जो चार्ज कैलकुलेट होगा, Q जो होगा वो क्या हो सकता है, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 दिया, 3 दिया, मैंने कहा N दे दिया, मैंने कहा N दे दिया, तो Q इक्वल टू Ne। और ये प्लस माइनस डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, ये बात सही है, पर कई बार किसी बॉडी पे पॉजिटिव भी तो होता है, तो पॉजिटिव कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही तो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू, हाँ या ना, अगर उसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, ठीक है। तो Q इक्वल टू Ne कहां से आया, समझ में आया। एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया, एक ही क्यों दिया, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरली अक्रेन जो चार्ज है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और उसी का नाम है क्वांटा। क्वांटा किसको बोलते हैं, जैसे आगे चल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तो फोटॉन को क्वांटा बोला गया। क्वांटम थियरी क्या है, क्वांटम थियरी जब आप लोग पढ़ते हो, देखो सुनोगे कभी, तो क्या बोलते हैं उसमें, सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको आगे चल के बोला गॉड पार्टिकल भी कई बार लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो चार्ज का सबसे छोटा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। यानी चार्ज का क्वांटा क्या है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज का क्वांटा क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, ठीक। यानी किसी बॉडी को सबसे छोटी चार्ज क्या दे सकते हो और क्या ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात। अब 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, ठीक। इसी को बताते हैं बच्चों की क्वांटाइजेशन होना, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन होना मतलब क्वांट के टर्म में ही आप इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हो, इससे कम या ज्यादा नहीं। क्या ये बात समझ में आ पा रही है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू हाफ रखने का मतलब आपने क्या किया, आधा इलेक्ट्रॉन दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक। अच्छा, क्या ध्यान रखिएगा, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। ध्यान रखिए, क्या इससे छोटा नहीं होता बच्चा, बिल्कुल होता है बच्चों। एक होता है 2e/3 और एक होता है e/3। ये अभी तक जो हम लोग को जानकारी है उसके मामले में इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट में और ब्रेक किया जा सकता है बच्चों, लेकिन ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वार्क्स। क्या बोलते हैं, क्वार्क। सबसे छोटा, अगर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज क्या है कि नहीं है बिल्कुल है, उसका नाम है बच्चों क्वार्क, लेकिन नेचुरली नहीं है। आप इनको अपने जरूरत के लिए इसको आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसको इन नेचर में प्रेजेंट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जरा सा इस बात पे ध्यान से समझते हैं, क्लियर है, ठीक। अब इसका मतलब क्या बच्चों, मैंने कहा कि किसी बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन दिया गया तो उस पर चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू Ne। अब जरा समझिएगा, मैं एक सवाल ले रहा हूँ बच्चों, आपसे पूछ रहा हूँ, इज 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज एग्जिस्ट। क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा। आपको ये एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों चार्ज कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन से। अगर ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमने क्वांट के फॉर्म में दिया होगा, मतलब 1 2 3 4 10 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, जो भी दिया होगा, ठीक। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए तो हम ये कहेंगे कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं आए तो हम कहेंगे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चार्ज दिया हुआ है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो एन की वैल्यू मिली 3.2 इंटू 10⁻⁻18 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा, उसे ऊपर ले जाओगे तो 2 इंटू यहाँ से 10 आएगा बच्चों। एक कैलकुलेशन समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये आ जाएगा सिंपल 20। इसका मतलब 20 क्या है, एक इंटीजर है, मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे बॉडी को, 20 इलेक्ट्रॉन दिया होगा या लिया होगा, वो बात की बात है, ठीक है। मतलब ट्रांसफर हुआ होगा, इतना निश्चित है, वो कितना 20 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 20 इलेक्ट्रॉन करना पॉसिबल है, बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि 1 2 3 4 इंटीग्रल फॉर्म में ही किया जा सकता है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक। आगे अभी जब सवाल आएंगे तो हम इस पर चर्चा और कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है बच्चों चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, 5वीं प्रॉपर्टी है बच्चों, ये याद रखिएगा। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब बच्चों, चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब समय के साथ नहीं चेंज होता। समय के साथ क्या चेंज होती है, स्पीड। अगर आप किसी चीज को, ठीक है, इनवेरिएशन का मतलब होता है बच्चों स्पीड के साथ। मान लीजिए कि अगर आपने एक, आपके पास कार है,
और इस पर इलेक्ट्रॉन रख दिया आपने। इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, अभी उस पर एक इलेक्ट्रॉन था, चार्ज था, चलिए मान लीजिए चार्ज था Q। ठीक, अब आपने इसी कार की स्पीड जो है आपने क्या कर दी बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या चार्ज चेंज हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बच्चों, इसीलिए बोला जा रहा है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है। ठीक है, तो ठीक, यानी स्पीड चाहे जितनी भी बढ़ा लो घटा लो, टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज हमेशा सेम होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, टोटल चार्ज हमेशा सेम होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी कि चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं होगा, किसके साथ, स्पीड बढ़ाने या घटाने के साथ साथ। ठीक है, ये बात सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप लोगों ने की बच्चों। ठीक है, देखिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, जिसपे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एडिटिव नेचर पे, एडिटिव नेचर में चार्ज को ऐड करके डिवाइड करके आइडेंटिकल बॉडी के बारे में जो बताया अभी उसको करना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हमेशा ध्यान रखिएगा, और इन वेरिएशन पे, मास पे कभी कभार कोई सवाल पूछ लेता है बच्चों। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, क्वार्क को अगर आपको बताया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्वांटा बोलते हैं क्योंकि सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, इससे छोटा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यहाँ से हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्या बोला हमसे कि एक बॉडी है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एवरी सेकेंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी n दिया हुआ है। तो ये पता कर लेते हैं कि एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करना है। टोटल कितना करना है बच्चों, 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया 10 की पावर 9 पर सेकेंड, क्या है, पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो अब ये पता कर लेते हैं कि एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। एक सेकंड में चार्ज भी तो ट्रांसफर होगा, तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, ये बात देखनी जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल चार्ज यानी कि Q मान लेते हैं, और Q इक्वल टू कितना हमारा Ne, तो n हो गया 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये कितना मिलेगा बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। यानी कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, कितना जा रहा है बच्चों, आपने देख लिया कितना, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम एक सेकेंड में। तो 1 कूलम जाने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है, 1 कूलम जाने में, तो 1 अपॉन इससे डिवाइड कर देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इससे क्या मिल जाएगा, टोटल सेकंड मिलेगा हमें इससे क्या मिलेगा बच्चों, टोटल सेकंड मिल जाएंगे। कितना सेकंड हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड, इतना सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए एक सेकंड में इतना चार्ज, ठीक, तो एक इतना चार्ज एक सेकंड में, तो 1 कूलम का चार्ज कितने सेकंड में, तो सीधी सी बात है 1 अपॉन इतना डिवाइड कर देंगे पर सेकंड के हिसाब से, तो टोटल मिल जाएगा। 1 कूलम एक सेकंड में इतना, तो 1 कूलम कितने में, इतने सेकंड में फ्लो होगा। अब ये सेकंड में कैलकुलेट हो गया बच्चों का सेकंड क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा आपको, अ बॉडी हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ठीक है, एक बॉडी है जिसके पास इतना कूलम चार्ज है। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर कंटेंट इन दी बॉडी। नेट चार्ज पता है बच्चों, और आपके पास एक चार्ज पे वैल्यू पता है आपको, तो क्या ये वैल्यू बताना आसान नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, नेट चार्ज, तो Q की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों, क्या दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी हुई है कितनी, -1 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इक्वल टू Ne। जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, Q की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -10, और ये दिया हुआ है n की वैल्यू पूछी है। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं 10 की पावर -19 कूलम होती है। ठीक है, इसको जब डिवाइड कर देंगे 10 की पावर -10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है ये बात, ये सिंपल डिवीजन है बच्चों, हाँ या ना। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, गौर कीजिएगा इस पर जरा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज 3 into 10 power minus कूलम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ऑब्वियस है बच्चों, अगर चार्ज ट्रांसफर होता है तो मास तो ट्रांसफर होगा ही होगा, ठीक है। तो एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉलीथीन पीस जो है वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा कहाँ से कहाँ तक, वूल से पॉलीथीन में। पॉलीथीन जो है वो क्या है, पॉलीथीन पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है। पॉलीथीन पे कैसा चार्ज है बच्चों, निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, किसने, पॉलीथीन ने। पॉलीथीन ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा अपने पास, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों थोड़ा सा इसे, ठीक है। पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन आया होगा, कहाँ से आया होगा, वूल से आया होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर, वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, वूल से पॉलीथीन में। अब कितना ट्रांसफर हो रहा है ये पता करना है, तो Q इक्वल टू N, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, सिंपली चार्ज ही तो पूछ, N पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, Q की वैल्यू आपको दी हुई है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, हाँ या ना, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, तो N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो N की वैल्यू आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, 1.87 इंटू 10 to the power 12 इंटू 10 to the power 12, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, हाँ या ना, ये क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्लियर है ये पॉइंट सबको, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जरूरी है बच्चों कि 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 25 kg, 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ध्यान रखिएगा कितना है, 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 25 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना, 25 kg अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पर कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले ये पता लगा लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 25 किलो इलेक्ट्रॉन है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं, तो देखिएगा बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 to the power minus 31, 9.11 into 10 की पावर माइनस 31 kg। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चे तो आपको मिल जाएगा 25/9 इंटू 10 to the power 31, तो सीधे सीधे ऐसे लिख लिया ना हमने, इसको 0.11 को हटा लिया बच्चा, हमने छोड़ दिया कि भाई चलो हटाओ इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज जब निकालना होगा बच्चों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल तो गए, एक के पास इतना होता है तो 25 kg को डिवाइड कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब टोटल चार्ज पूछा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन यानी 25/9 इंटू 10 की पावर 31, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू 10 की पावर माइनस 16 होता है, हाँ या ना, 10 की पावर माइनस 16 होता है। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो 4.4 इंटू 10 to the power 12 कूलम आ जाएगा, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन बच्चों आपको करनी ही सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। कितने सवालों को आप याद कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप इसको कट करोगे तो आपको सब देखिए, पहले तो 10 की पावर को सॉल्व करते हैं बच्चों कभी भी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। और कैलकुलेशन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोला है बच्चे आपसे, इसमें क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A and B हैव चार्जेज -Q1 + Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दो बॉल है बच्चों और दोनों बॉल कैसे हैं, एक A है और एक B है, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों कैसी हैं बच्चों, आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते रहिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या बोल रहा है बच्चों कि दो आइडेंटिकल बॉल है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, पहले लिख लीजिए फिर उसके बाद से करिएगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल A and B हैव चार्जेस, देखिए बच्चों दो आइडेंटिकल बॉल है A और B, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है A और ये है B, ठीक है। और इस पे चार्ज है माइनस का Q, इस पे चार्ज है प्लस का 3Q, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। बच्चों जो भी है इसमें वो आप लोग पहले नेचर ऑफ कूलम फोर्स यानी कि दोनों के बीच का फोर्स क्या लगेगा, ठीक है,
और आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। अच्छा, इन दोनों के बीच का ऑब्वियस है बच्चों, देखिए एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपसे सिर्फ पूछा है नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो +3q माइनस का q, तो कुल मिलके आपको कितना मिलेगा, 2q मिलेगा। कुल मिलके कितना मिलेगा आपको, 2q मिलेगा। हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो दोनों जो है वो अट्रैक्टिव भी हैं और साथ ही साथ जो है अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव है। तो ये आपस में क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा कूलाम लॉ जब पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अट्रैक्टिव होगा ये, ठीक है। चलिए और कीजिए, इसमें क्या बोला इसमें बच्चों, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, वन दैट हैज एन इनिशियल चार्ज +q and the other is initially uncharged are brought into contact, ठीक है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, वन दैट हैज इनिशियल चार्ज +q। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो आपके पास आइडेंटिकल हैं, ठीक है। इस सवाल को एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, फिर इसको सॉल्व देखिएगा इसका, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बच्चों बोला है आपसे कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, वन दैट हैज इनिशियल चार्ज +q एंड अदर इज इनिशियली अनचार्ज आर बॉट इनटू कंटैक्ट, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि दो है, अनचार्ज है और एक चार्ज है, तो दो कंडक्टिंग हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया, एक ए हो गया बच्चों और एक बी हो गया। +q का इस पे चार्ज है, हमसे ये बात बोला है इसने, ठीक है। व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑन इस अनचार्ज आर बॉट इनटू कंटैक्ट, दोनों को आपस में कंटैक्ट। पहला पार्ट ये बोला कि दोनों को आपस में कंटैक्ट किया, ये अनचार्ज था, इसका मतलब इसके लिए q बराबर 0 था, इसके लिए q बराबर 0 था। मैंने आपको क्या समझाया था, एडिटिव नेचर, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो q + 0 कितना आ जाएगा, q। अब इसको डिवाइड कर देंगे, अगर आपस में टच करा के आपस में कांटेक्ट में लाके जब बच्चों फिर से अलग अलग किया जाता है, तो पहले तो एडिटिव नेचर से आप क्या करिए, टोटल चार्ज निकाल लीजिए और इसका हाफ कर दीजिए, यानी q/2 और q/2 दोनों पे हो जाएगा। हाँ या ना। अब इसके बाद क्या बोला, ध्यान समझिएगा, यानी कि इस एक ए वाले पार्ट में, अब ए वाले पे और बी वाले पे दोनों पे q/2 और q/2 चार्ज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है इसमें। आगे कह रहा है बी पार्ट में, while the sphere are in contact, a positively charged rod is moved close to one sphere, causing a redistribution of the charges on the two spheres. So the charge on the sphere closest to the rod has a charge -q. What is the charge on the other sphere? ठीक है, क्या बोला बच्चे कि आपसे बोला है कि इनिशियली जो स्फीयर है, क्यों आपसे बोला है बच्चे इसमें बी पार्ट में कि while the spheres are in contact, a positively charged rod is moved close to one sphere, ठीक है, जब कांटेक्ट में थे तब की बात है, causing a redistribution of the charges on the two spheres. So the charge on the sphere closest to the rod has a charge -q. What is the charge on the other sphere? बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, चार्ज हमेशा वही बना रहना चाहिए, ठीक है। एक बात ये कह रहा है, इसमें कह रहा है, इस बात को समझिएगा, बी पार्ट को जरा गौर से समझिएगा बच्चों। क्या कह रहा है आपसे कि अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में रखे हुए हो तो एक रॉड जो है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पे -q कर देता है, तो दूसरे वाले पे क्या हो जाना चाहिए बच्चों, एक बार सोचिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, यानी टोटल चार्ज कभी भी बदलेगा नहीं, टोटल चार्ज कभी भी बदलेगा नहीं। जब आप चार्ज को ले आ रहे हो -q, तो इस पे एक चार्ज आप ले आए तो इस पे कितना हो जाएगा माइनस। आपसे बोला है कि एक पॉजिटिवली चार्ज जब रॉड को लाया जा रहा है तो इससे बाय इंडक्शन इस पे -q आ जा रहा है एक पे, तो दूसरे वाले पे क्या हो जाना चाहिए था, दूसरे वाले पे +2q हो जाएगा, क्योंकि अब ऐड करिए दोनों को प्लस, अगर इस पे +2q नहीं होगा बच्चों तो कभी भी टोटल चार्ज +q नहीं बना रहेगा। बात को समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है, एक पे चार्ज q है, एक अनचार्ज है, ठीक, दोनों को आपने कांटेक्ट में रखा, तब आप एक रॉड ले आए तो एक वाले पे -q हो गया, तो दूसरे वाले पे +2q होना चाहिए ताकि नेट चार्ज q बना रहे, ताकि नेट चार्ज q बना रहे। हाँ या ना। तो अगर a पे -q हो गया एक वाले पे, दूसरे वाले पे अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, +2q। अभी भी दोनों को ऐड करके देखिए, अब इसको, इस वाले को और इस वाले को ऐड करके देखिए, क्या मिला आपको, +q, क्या मिलेगा, +q। तो टोटल चार्ज तो हमेशा कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करना आपको। हाँ या ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से चीजों को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करने को कहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या बोला इसमें, गौर कीजिएगा बच्चों, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन and then separated by a large distance. Sphere 1 has
charge plus q and sphere 2 has charge minus q. A third sphere is initially uncharged. If sphere 3 is touched to sphere 1 and separated, then touched to sphere 2 and separated, what is the final charge on each of the 3 spheres? ठीक है, क्या बोला जा रहा है बच्चों, जरा इस बात को समझिएगा। आपके लिए 3 स्फीयर है, एक ए है 1 है, एक आपके लिए बच्चों 2 है और एक आपके लिए 3 है। जरा गौर कीजिएगा क्या बोला जा रहा है आपसे। 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, बाय इंडक्शन इस वाले पे प्लस का क्यू है, हमसे ही बोला है, ध्यान से समझिए क्या बोला है। स्फीयर 1 है चार्ज प्लस क्यू, स्फीयर 2 है माइनस क्यू, इस पे है बच्चों हमारा माइनस क्यू। हाँ या ना, क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? अब आगे क्या बोला फिर से पढ़िए, प्लस माइनस क्यू। और थर्ड स्फीयर इनिशियली अनचार्ज इफ स्फीयर 3 इज टच्ड टू स्फीयर 1, यानी स्फीयर 3 को इससे टच कराया गया है, 1 से टच कराया है। कैसे कराया बच्चों? 1 से टच कराया है, फिर इसको अलग कर दिया। तो अब जरा समझिएगा कंडीशन क्या बन गई। अब हमारे लिए 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये 1 है, ये 2 है और ये बच्चों 3 है। हाँ या ना? ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, जब टच करा के अलग अलग करोगे तो 1 पे हो जाएगा q/2 और 3 पे हो जाएगा बच्चों q/2 और 2 वाले पे माइनस q तो था ही, 2 वाले पे माइनस q तो पहले से था। उसके बाद क्या किया, q वाले पे क्या था, फिर माइनस q था। ठीक है, तो आपसे बोला एंड सेपरेटेड 1 एंड सेपरेटेड, देन टच टू स्फीयर 2 एंड सेपरेटेड। जब ये हो गया 3 पे तो अब इसको हम किससे टच कर दिया, 2 वाले से टच कर दिया, यानी कि 3 के पास अब q/2 है तो इसको टच किया। तो टोटल चार्ज बताइए बच्चों, q/2 माइनस q, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस q/2। क्या मिलेगा, माइनस q/2। हाँ या ना, क्या मिल जाएगा, माइनस q/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझिए इस बात को क्या कह रहा है। अगर इस पे q/2 है, माइनस q है, फिर से टच करा दीजिए तो ये क्या मिलेगा, माइनस q/2। इसको ऐड करो ना, q/2 माइनस q, माइनस q/2 माइनस q/2, यानी फाइनली तो फिर से आधे आधे बटेगा ना बच्चों, माइनस q/2 है फिर से बटेगा ना, तो ये q/4 हो जाना चाहिए ना। मैं एडिटिव नेचर फॉलो करके तो माइनस q/2 आया ना। ठीक, अब इसका भी तो हाफ करोगे, इसका भी तो हाफ करोगे। हाँ या ना, इसका भी तो हाफ करोगे, बोलो माइनस q/2 करोगे ना। जब इसको टच कराओगे तो माइनस q/2 बच्चा टोटल, फिर उसका हाफ हाफ दोनों पे डिवाइड होगा तो माइनस q/4 माइनस q/4। तो आपके पास 1 वाले पे आ जाएगा बच्चों q/2, क्लियर है, 2 वाले पे हो जाएगा माइनस q/4 और 3 वाले पे भी हो जाएगा माइनस q/4। हाँ या ना, क्या यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है बच्चों? ठीक है, कुल मिलकर 7 न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, एक पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हो जाएगा तो इसके एक न्यूमेरिकल का पूरा पार्ट चलेगा बच्चों। अभी तो टॉपिक के साथ साथ जो न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2-3 वीडियोस के माध्यम से हम लोग केवल न्यूमेरिकल ही करेंगे उसमें। ठीक है, देखिए फिजिक्स आने का मतलब ये बच्चों की न्यूमेरिकल होना। अगर न्यूमेरिकल हो रहे हैं तो आपको फिजिक्स आ रही है, नहीं हो रही है तो फिर आप मान के चलिए कि स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक की कुछ बातें पहला लेक्चर था बच्चों। ठीक है, आगे से आपको और बेहतर होगा इसमें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये सारी बातें सबको क्लियर होंगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सब लोग नोट कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में हटाना पड़ रहा है लेकिन ठीक है, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा कि क्वेश्चन आपको साथ साथ देखता रहे सोल्यूशन के साथ साथ। फिलहाल अभी तो आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स अपने साथ साथ कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए बच्चों। हमारी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं, उनको चेक करिए। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।